जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चूंकि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो इस वजह से अभी हम लोग को समझना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है। तो हम तमाम वो बातें जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से वो कार्य करता है, तमाम हर एक चीज जानेंगे। बस आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरे वीडियो को आप देखिएगा, सब कुछ समझ जाइएगा क्या होता है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि आज 24 जनवरी 2022, मतलब कुल 72 साल हो चुके हैं। ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, क्योंकि आपको भी पता है कि संविधान के कुछ आर्टिकल्स को 24 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था और बाकी जितनी भी आर्टिकल्स बचे हुए थी उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो परसों है इलेक्शन कमीशन परसों जो है वो गणतंत्र दिवस है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहला जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। 1952 में पहला चुनाव कराया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और उस टाइम पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन जी। सुकुमार सेन थे, वो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि जब उस टाइम पे क्या था। देखिए, कुल आर्टिकल जो था वो 324 से लेकर के तो 329 तक हमारे यहाँ इलेक्शन से संबंधित इस तरीके के आर्टिकल्स को बनाया गया था, और उसमें जो आर्टिकल 324 था यानी 324, यानी कि 324 से 29 तक इलेक्शन से संबंधित बनाया गया था आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस संविधान में जो अनुच्छेद 324 था यानी आर्टिकल 324 था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही बारे में बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा जो हमारे यहाँ के आम चुनाव और तमाम ये 3-4 तरह के चुनाव होते हैं उन चुनाव को कंडक्ट करवाएगा। उस टाइम पे एज जो होता था, वोटर का एज होता था, वो 21 वर्ष होता था, और यह अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ था। अनुच्छेद 326 में क्या लिखा हुआ था कि जो वोटर का एज होगा वो 21 वर्ष या उससे अधिक के लोग ही वोट कर सकते हैं, उससे नीचे के नहीं। जबकि आज हम जानते हैं कि 18 साल से ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं। ये हम जानेंगे कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में। उस टाइम राजीव गांधी जी की सरकार थी और उस टाइम में ही ये अमेंडमेंट हुआ था 1988 में। कौन सा हुआ था? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंतर्गत जो 21 साल के थे उसका एज घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और अब चूंकि 18 वर्ष किया गया तो वोटर की संख्या बढ़ गई अचानक से। अब वोटर की संख्या बढ़ गई तो 16 अक्टूबर 1989 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि मैंने बताया कि सिंगल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उनको 16 अक्टूबर 1989 के बाद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड कर दिया गया। ठीक है। 2 इलेक्शन कमिश्नर ऐड किया गया था। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1989 में थे, 16 अक्टूबर 1989 में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो 1989 में थे फिर से 1990 में, ठीक है, यानी 1990 में वो खत्म करके फिर से उसको सिंगल कर दिया गया। 1990 में कर दिया गया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। फिर उसके बाद 1993 में क्या हुआ कि फिर से उसको मल्टी कर दिया गया, मतलब वो मल्टी बॉडी होंगे, मतलब कि अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे। ठीक है। तो 1989 में 16 अक्टूबर 1989 को 3 कर दिया गया था, 1990 में 1 कर दिया गया, फिर 1993 में 3 कर दिया गया। अच्छा, ये जो तीनों होते हैं इन तीनों का पावर बिल्कुल सेम होता है। मतलब अगर कोई मामला अटक जाए, कोई बात पे अटक जाते हैं, तो उसमें तीनों को डिसीजन लेना होगा या फिर वोट करना होगा, और जो पक्ष ज्यादा होगा उसकी बात मानी जाएगी। मतलब मान लीजिए यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वैसे सुनने में लगता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन अगर कोई बात आता है और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि ये करना है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर दोनों एक तरफ से कहते हैं कि ये नहीं ये करना है, तो जो ये करना है मतलब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो दोनों जिस तरफ रहेंगे, मतलब कोई भी जो 2 वोट जिधर चला जाएगा उनकी बात मानी जाएगी और वही फाइनली डिसीजन होगा। ठीक है। अगर आप बात करेंगे इनके टर्म की, तो टर्म होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का एज। मतलब अब कैसे है, जैसे कोई आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनके 59 साल की उम्र में, तो 65 साल की उम्र तक वो रहेगा, 6 वर्ष के टर्म तक। लेकिन अगर कोई आता है 61 साल की उम्र में,
तो जैसे ही 61 साल की उम्र में आएगा तो 4 साल में ही उसका 65 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 65 साल में ही वो उनका खत्म हो जाएगा टर्म, और फिर वो बाहर चले जाएंगे, वो रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 65 वर्ष या तो पहले आ जाए या उनके टर्म का 6 वर्ष पहले आ जाए, तो जो पहले आ जाएगा उस हिसाब से वो होगा। अगर आप रिमूवल की बात करेंगे तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं संसद के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो संसद के सहयोग यानी पार्लियामेंट के सपोर्ट से करते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर ऑफिसर जो होते हैं उनको रिमूवल करने की शक्ति किनके पास होती है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास उनको रिमूव करने की पावर होती है, उनको रिमूव करने की शक्ति होती है। ठीक है, अब हम ईवीएम के बारे में बात करेंगे कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज के डेट में जो भी इलेक्शन होता है वो ईवीएम के माध्यम से होता है। आपको भी पता है कि जो अभी चुनाव बिहार में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें भी ईवीएम का उपयोग किया गया था पहली बार। इससे पहले बैलेट पेपर से ही करवाया जाता था। तो इस ईवीएम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो इस ईवीएम का इंट्रोडक्शन 1982 में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ईवीएम से नहीं चुनाव कराया जाता था बल्कि वॉलेट पेपर से कराया जाता था। लेकिन फिर 2004 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया और कह दिया गया कि अब सिर्फ जो इलेक्शन होगा वो ईवीएम के ही माध्यम से होगा। तो 2004 के बाद से सिर्फ ईवीएम के ही माध्यम से इलेक्शन होने लग गया। ठीक है, और हम इसके बारे में जानेंगे कि और इसमें क्या क्या होता है इलेक्शन कमीशन में। मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन कर रखे हैं कि आपको समझाने में आसानी हो कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वॉलेट पेपर वगैरह चल रहा था, अब हम बात करेंगे कि कितने रजिस्टर्ड वोटर कब थे। जैसे पहला चुनाव हुआ था 1952 में, यानी कि फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1952 में। उस टाइम हमारे देश में कुल 17 करोड़ यानी 17 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। जो रजिस्टर्ड वोटर थे 17 करोड़ थे 1952 में। लेकिन अगर आज की हम बात करें, जो लास्ट आम चुनाव हुआ है 2019 में, तो 2019 में जो हमारे देश में कुल रजिस्टर्ड वोटर थे वो लगभग 90 करोड़। ये पूरे दुनिया में सबसे अधिक है। चूंकि देखिए, वैसे चीन की कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन हमारे यहाँ एक मजाकिया बात में ही कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो आबादी है वो उनसे भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ जनगणना होती है तो आधा आदमी तो ट्रेन पे ही बैठा होता है ऐसा बोला जाता है कि आधा आदमी तो ट्रेन पे ही होता है। तो ट्रेन पे होता है तो उस टाइम उनकी काउंटिंग नहीं होती। अगर काउंटिंग हो तो हम चाइना से आगे हैं। वैसे चाइना से आगे ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हो ही जाएगा कुछ दिन में हम लोग। तो बात वही है, ज़्यादा आबादी सही नहीं है, झेल तो रही है, चलो झेलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 90 करोड़ रजिस्टर्ड आबादी है। पूरे विश्व में सबसे अधिक हमारे यहाँ रजिस्टर्ड वोटर है, रजिस्टर्ड वोटर पूरे विश्व में। क्योंकि चाइना भले ही ज़्यादा आबादी वाला देश हो हमारे यहाँ से, लेकिन उनके यहाँ चुनाव होता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ चुनाव होता है, हम लोकतांत्रिक देश हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर हमारे यहाँ है। 90 करोड़ 2019 में 17वां इलेक्शन हुआ था। ठीक है, 17वां चुनाव हुआ था। पहला कब हुआ था? 1952 में। 17वां कब हुआ था? 2019 में। 2024 में होगा तो कौन सा होगा? 18वां होगा। ठीक है, ये बातें हो गई अब से। अब इनके हम पावर और ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या पावर एंड ड्यूटी है। तो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। 3 कैटेगरी में इनके पावर एंड ड्यूटी को बांटा जाता है। जो पहला होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दूसरा होता है एडवाइजरी पावर, और तीसरा होता है क्वाजी जुडिशियल पावर। ठीक है, अब हम तीनों को समझते हैं क्या क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होता है उसके अंतर्गत इनको एक होता है डेलिमेशन कमीशन एक्ट। आप देखिए, मैं जो टर्म यूज करता हूं ना उसको आप नोट डाउन कर लीजिए अगर कुछ अलग लगता है तो। वैसे आप वीडियो को तो 2-3 बार देखिएगा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो एक डेलिमेशन कमीशन एक्ट था, उसके माध्यम से ये जो चुनावी क्षेत्र होते हैं उनको बनाने का, इन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटिव करने का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जैसे हम कहते हैं विधानसभा चुनाव, कि हमारे विधानसभा चुनाव विधानसभा क्षेत्र से ये खड़ा हुआ है, लोकसभा क्षेत्र से ये खड़ा हुआ है। तो ये जो लोकसभा क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र होता है, ये बनाने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंतर्गत। दूसरा इनका होता है इलेक्शन कंडक्ट भी करवाते हैं यही, आचार संहिता लगवाते हैं यही। जो पॉलिटिकल पावर होते हैं उनको रजिस्टर्ड करने का पावर इन्हीं के पास होता है, चाहे कोई निर्दलीय भी जा रहा हो। तो ये तमाम चीजें होती है। और सिविल सर्विस जितने भी, अब स्टाफ तो इनके पास बहुत ज्यादा है नहीं,
तो इस स्टाफ को, जैसे जो हमारे जो सिविल सर्वेंट स्टाफ होते हैं, उन सबको अपॉइंट करने का भी पावर इनको मिला हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में। तो इतने सारे टीचर्स हो गए, ये तमाम जितने भी ये लोग हैं सब उसमें काम करते हैं उसके माध्यम से। ये एक बातें हो गई। दूसरा होता है एडवाइजरी पावर। अब एडवाइजरी पावर के अंतर्गत क्या क्या इनको मिलता है, तो अगर आप एडवाइजरी पावर की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत ये एडवाइज कर सकता है प्रेसिडेंट को एमपी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। एमपी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये प्रेसिडेंट को पावर ये देता है, सॉरी एडवाइस देता है। गवर्नर को एडवाइस देता है विधानसभा के सदस्यों यानी जो एमएलए होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद चुनाव के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के बीच में कोई विवाद होता है तो उसके लिए एडवाइस ये करता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करता है ये, कब? उस टाइम पे जब इलेक्शन हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो एडवाइजरी पावर में आता है। अब तीसरा पावर मैंने क्या बताया था, तो क्वाजी जुडिशियल पावर, यानी जुडिशियल पावर मतलब कोर्ट का पावर। तो कोर्ट का पावर इसको कब मिलता है, जब इलेक्शन करवा रहा होता है उस बीच में अगर पार्टी और कैंडिडेट के बीच में कोई विवाद हुआ है तो उसमें यह कोर्ट के तरह काम करता है और फैसला सुनाता है। ठीक है, तो ये 3 पावर हैं उनके। तो मैंने तमाम बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड बात की। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, जो पॉइंट नया लगता है उसको आप लिख लीजिएगा, तब जाकर के आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे आप मेंस में लिख रहे हो तो काफी सारे रेफरेंस में, जैसे डेलिमिशन एक्ट बताया मैंने और बहुत सारी बातें बताई जिसको आप वहां पे रेफरेंस में डाल सकते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको कहीं से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तमाम जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बताया इसके अंतर्गत, तो आप उसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार पूरा देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब गारंटी है कि क्लियर हो जाइएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब आशा करता हूं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया बिल्कुल सही दिया होगा, समझा दिया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। सबसे पहले यहां पे जाइए और लाइक कीजिए। दूसरा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनका भी फायदा होगा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो इससे पहले वाला वीडियो हमारा था वो भी आई बटन में आएगा और तमाम वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा एक फेसबुक पेज भी है @किशोर जी का ज्ञान, आप उस पर भी जाइए और वहां से जाकर के फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। आगे जो इन्फॉर्मेशन होगा उस पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।